जय हिंद बच्चों। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 से बचने के जो उपाय हमें समझाए जा रहे हैं, जो हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो हमें मोबाइल फ़ोन पर सुनाई देते हैं, उनका पालन भी कर रहे होंगे। चूँकि अभी वर्तमान में त्योहारों का समय है, तो यदि हम घर से बाहर निकलें किसी आवश्यक कार्य के कारण, तो हमें उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। बच्चों, आज हम जानेंगे इतिहास के विषय में। इतिहास क्या है? इतिहास की आवश्यकता क्यों है? हम किसी भी कविता को जब सुनते हैं तो सुनते सुनते ही हमें उसकी कुछ 2-4 पंक्तियाँ याद हो जाती हैं, परंतु गद्य के विषय में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी, कोई नाटक पढ़ा या कोई निबंध पढ़ा, तो उसे याद करने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। हमें 2-3 बार उसको पढ़ना पड़ता है, तब वह हमें याद होता है। और इसके विपरीत कविता की पंक्तियाँ यदि कोई गुनगुना भी रहा है या हमने कहीं सुनी भी है, तो तुरंत ही हमें उसकी कुछ पंक्तियाँ तो याद हो ही जाती हैं। प्रारंभ में गद्य की छपाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रारंभ में मतलब हम थोड़ा पुराने समय की बात कर रहे हैं, परंतु कविता जो थी वो तो सुनकर ही हमें याद हो जाती है। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उस समय की कुछ जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, कुछ तरीके नए उसको रोचक बनाने के लिए निकाले गए। जब हमने कविता को याद करना सीख लिया, तब उस गद्य को किस प्रकार याद किया जाए, इसके भी कुछ तरीके निकले। बच्चों, हम जानते हैं कि अतीत के तथ्यों का विश्लेषण जो काल के क्रम अनुसार किया गया हो, उसे इतिहास कहते हैं। यही इतिहास आज हमारे विषय हिंदी के कालखंड से संबंधित है। कुछ आपकी समझ में आ रहा है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड में सम्मिलित पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल एवं आधुनिक काल पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन कालों की क्या विशेषताएं रही हैं। इतिहास हिंदी साहित्य का किस प्रकार बना, किस प्रकार उसका गठन हुआ और किसने सर्वप्रथम उसे विभिन्न कालों में विभाजित किया, इसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। साथ ही इनके रचनाकारों की परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को जानना भी आवश्यक होता है। हिंदी पद्य साहित्य का आरंभ 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में ही हो गया था, परंतु 10वीं शताब्दी में ये अपने कहना चाहिए कि प्रारंभिक रूप से उभरकर व्यवस्थित रूप में लिखना शुरू हुआ। तो बच्चों, जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल भी कहते हैं। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं। और चौथा आधुनिक काल, जिसे वर्तमान काल भी कहते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप इन कालों की समय सीमा भी देख पा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 10वीं शताब्दी में ही इसका व्यवस्थित रूप हो पाया था। तो जो वीरगाथा काल की समय सीमा है वो संवत 1050 से 1375 तक है। और यदि हम आधुनिक काल को देखें तो संवत 1900 से अभी वर्तमान तक आधुनिक काल चल रहा है। बच्चों, आदिकाल, वीरगाथा काल और भक्ति काल के संबंध में कक्षा 9 में अपन पढ़ चुके हैं। आज हम रीतिकाल और आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे। रीतिकाल का अर्थ है लक्षण, प्रणाली, मार्ग, पंथ आदि। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना। सर्वप्रथम
वामन ने इसे काव्य की आत्मा घोषित किया। यहाँ रीति को काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा काव्य रचना करना रीति का अर्थ मान्य हुआ। बच्चों, जब किसी परिवार में शिशु जन्म लेता है तो उसे कैसे बुलाया जाए, उसका क्या नाम रखा जाए, तो इसके लिए उसका नामकरण होता है। वैसे ही जब रीतिकाल का नामकरण हुआ तो उसे किस आधार पर रीतिकाल नाम मिला, इसके संबंध में भी बड़े रोचक तथ्य हैं। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन में प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर कालों को नाम दिए। सबसे पहले इस युग का नामकरण मिश्र बंधुओं ने किया और इस काल को अलंकृत आभूषणों से युक्त नाम दिया। आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल का नाम दिया। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति, कवित्त रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुतायत से होने लगा था। इसी कारण इस काल को रीतिकाल कहना उचित समझा। बच्चों, जानते हैं रीतिकाल का परिचय। हिंदी पद्य साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया गया है। इस काल में मुगलों का शासन था। चमत्कार तथा प्रदर्शन की महत्ता थी। इस काल में बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह आदि कुप्रथाएं पनप रही थी। अधिकांश कवि राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य रचना कर रहे थे। इस समय जो काव्य धाराएं उभर कर आईं, उनमें रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा एवं रीति सिद्ध काव्य धारा थी। रीति का अवलंब लेकर भी कवियों ने सामान्य गृहस्थ जीवन के सीमित ही सही परंतु मार्मिक चित्र खींचे हैं। रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्य भी रचा गया, जिसमें काव्य कौशल होते हुए भी प्रेम, विशेषतः विरह की तीव्र व्यंजना है। ऐसे कवियों की रचनाओं पर सूफी कवियों के प्रेम की पीर का प्रभाव स्पष्ट है। घनानंद इसी श्रेणी के कवि हैं। बच्चों, अब देखते हैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे प्रमुख श्रृंगारिकता, चमत्कारिकता, भक्ति और नीति, वीर रस, ब्रज भाषा, छंद एवं अलंकार हैं। रीतिकालीन काव्य अधिकांशतः दरबारों में लिखा गया, हमने अभी पहले भी देखा। इस कारण दरबार की रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचना करने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी, जो रीतिकाल की पहली विशेषता भी है। कवियों ने श्रृंगार लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। अगली विशेषता है चमत्कारिकता। देखते हैं इसे। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता थी। श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण इस काल में चमत्कारी काव्य की रचना हुई। उक्ति व चित्र आलंकारिकता के कारण कवि आश्रयदाताओं से पुरस्कार पाने की आशा के कारण नित नई नई रचनाएं करते थे। भक्ति और नीति, रीतिकालीन काव्य में भी भक्ति और नीति का चित्रण यत्र तत्र दिखाई देता है, जैसे केशव, सेनापति एवं पद्माकर। इनकी भक्ति भी ठहरी हुई और एक रस है। अगला बिंदु है भाषा। इस काल के कवियों ने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। ब्रज भाषा को पूर्ण उत्कर्ष तक ले जाने की दृष्टि से भी इस काल का महत्व असंदिग्ध है। इनमें मुख्य कवि हैं केशव, घनानंद एवं बिहारी। अगला बिंदु है रस। बच्चों, हम पहले भी देख चुके हैं कि रीतिकाल मुख्यतः दरबारी काव्य था। यहाँ आश्रयदाता की रुचियों का ध्यान रखा जाता था। यहाँ उन्हीं के अनुसार रस, श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता था। परंतु श्रृंगार रस के साथ साथ ही भूषण, लाल एवं दूषण आदि कवियों ने रीतिकाल में ही वीर रस की कविता लिखी है और यह इसकी एक मुख्य विशेषता है। रीतिकाल की अगली विशेषता है मुक्तक काव्य। किस प्रकार से है देखते हैं। मुक्तक काव्य में कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलियां इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं तथा अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हमने
देखें, इस काल में कला का परीक्षित रूप देखने को मिलता है। जिस प्रकार भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी प्रकार रीतिकाल को कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। रीतिकाल का परिचय एवं विशेषताएं देखने के बाद अब हम जानेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कुछ कवियों के नाम तो हमने विशेषताओं में और परिचय में ही देख लिए हैं, अब जानते हैं उनकी रचनाएं भी। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास, भिखारीदास, रसनिधि, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, सेनापति, देव, भूषण, मतीराम, पद्माकर, बिहारी, घनानंद, आलम, बोधा, चिंतामणि, ठाकुर एवं द्विजदेव हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। हम यहाँ कवि एवं उनकी रचनाओं को भी देखेंगे, जैसे केशवदास की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, भूषण की शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक एवं अलंकार पुरस्कार, शिवा बाबनी, पद्माकर की राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, बिहारी की बिहारी सतसई, घनानंद की रचना सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकांड आदि। रीतिकाल को समझने के पश्चात अब हम चलेंगे आधुनिक काल की ओर, जो कि वर्तमान में भी है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया, शुरुआत से लेकर अभी तक किस किस नामों से ये जाना जाता है, इस विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने इस प्रकार से बांटा है। पहला भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा सन 1850 से 1900 तक है। द्वितीय द्विवेदी युग, सन 1900 से 1920 तक। तृतीय छायावादी युग, सन 1920 से 1936 तक। चतुर्थ प्रगतिवादी युग, 1936 से 1943 तक। पंचम प्रयोगवादी युग, सन 1943 से 1950 तक। नई कविता सन 1950 से आज तक, जो वर्तमान में भी चल रही है। सबसे पहला हमने जो काल देखा उसमें है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर है। भारतेंदु जी की कुछ रचना हम अब हमारी पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित है, जिसमें उन्होंने मातृभाषा के महत्व को बताया है। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया है। द्वितीय विशेषता है सामाजिक चेतना का विकास। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने के लिए कविताएं लिखी हैं। तीसरी विशेषता है हास्य व्यंग। हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किए गए हैं। अगली विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युग के कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। अगली विशेषता है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस काल में काव्य के विविध प्रयोग जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता है काव्य अनुवाद की परंपरा। मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्य अनुवाद भी हुआ है। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, बद्री नारायण चौधरी, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता देवयानी, अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म, हो होरी, राधाचरण गोस्वामी,
नवभक्त माल। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु युग में किस प्रकार से राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ, मातृभाषा को महत्व दिया गया एवं अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। यहाँ जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने राष्ट्रीयता, देशभक्ति को अपने काव्य में प्रमुखता दी है। अब देखते हैं आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय युग जो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। उन्होंने ही खड़ी बोली के क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ाया और गद्य के क्षेत्र में भी खड़ी बोली को एक विशिष्ट पहचान दिखाई। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया एवं उस समय सरस्वती पत्रिका पाठकों की पहली पसंद भी बन गई थी। अब जानते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। द्विवेदी युग की पहली विशेषता है देशभक्ति। इस युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गईं। द्वितीय विशेषता है अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। अगली विशेषता है वर्णन प्रधान कविताएं। वर्णन प्रधानता इस युग की कविताओं की विशेषता है। अगली विशेषता मानव प्रेम। इस युग की कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। अगली विशेषता प्रकृति चित्रण। प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्रों को इन कविताओं में खींचा गया है। अगली विशेषता खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। इस युग की यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, खड़ी बोली में काव्य रचना। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप प्रदान किया गया। अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी रचना है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा। राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा एवं सुमन। द्विवेदी युग के पश्चात 1920 से छायावाद का समय शुरू हुआ। छायावाद में किन चीज़ों की प्रधानता रही, किन विषयों को महत्व दिया गया, उन्हें देखते हैं। छायावाद में भारतीयता, मानवता, राष्ट्रीयता एवं प्रकृति का मनमोहक चित्रण, इन्हें काव्य का विषय बनाया गया। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रसिद्ध कृति कामायनी, उसका एक अंश श्रद्धा के रूप में हमारी पाठ्यपुस्तक में है, उन्होंने छायावाद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की। छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसे श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। अब जानते हैं छायावादी काव्य की विशेषताएं। पहली विशेषता व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य मुख्यतया श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। सौंदर्य अनुभूति। यहाँ सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से नहीं, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से है। वेदना एवं करुणा का आधिक्य। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति की रहस्यमयता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। अगली विशेषता है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। छायावाद की यह अज्ञात सत्ता ब्रह्म से भिन्न है।
नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतया नारी से है। जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। अभिव्यंजना शैली। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। अब देखते हैं प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, अभी पहले भी आपको बताया, लहर, आंसू एवं झरना। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल, गीतिका, अनामिका। महादेवी वर्मा रश्मि, नीरजा, निहार एवं सांध्य गीत। बच्चों, ये सभी छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद के पश्चात आता है रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक विशिष्ट उपलब्धि माना है। उन्होंने कहा है, रहस्यवाद भारतीय साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि है। बाबू गुलाब राय ने कहा, प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोग को रहस्यवाद कहा जाता है। अब देखेंगे रहस्यवाद की विशेषताएं। अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, परमात्मा से विरह एवं मिलन का भाव, जिज्ञासा की भावना, प्रतीकों का प्रयोग। छायावाद और रहस्यवाद में इन्हीं तत्वों के आधार पर, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर अंतर भी किया जा सकता है। रहस्यवाद के बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को भी उसकी मुख्य विशेषताओं या प्रवृत्तियों से समझ लेते हैं। प्रगतिवाद में शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, प्रतीकों का प्रयोग एवं भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नागार्जुन, उनकी रचनाएं भी दिख रही हैं। केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगेय राघव, सुमित्रा नंदन पंत एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद के पश्चात आता है प्रयोगवाद। उसे भी हम उसकी विशेषताओं या प्रवृत्तियों के आधार पर ही समझते हैं। नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, अहम की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्तक छंदों का प्रयोग एवं व्यंग की प्रधानता। प्रमुख प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं भी हमें स्क्रीन पर दिख रही हैं बच्चों। प्रमुख प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय, जिनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, धर्मवीर भारती, अंधा योग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, नरेश मेहता, संशय की एक रात, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, भारत भूषण अग्रवाल, ओ प्रस्तुत मन। प्रयोगवादी कविता का ही दौर आगे चलकर नई कविता के रूप में उभर कर सामने आया। अब नई कविता में क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं और मुख्य कवि कौन कौन से हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं: लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद को महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संत्रास एवं मृत्युबोध, बिंब, व्यंग प्रधान रचनाएं। बच्चों, इस प्रकार हमने पद्य साहित्य के इतिहास में रीतिकाल और आधुनिक काल का विभाजन किस प्रकार हुआ, रीतिकाल में किस प्रकार धाराएं थीं, आधुनिक काल को कितनी भागों में बांटा गया, इन सबको हमने जाना, समझा। आशा है आपको यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारी पाठ्य पुस्तक में भी ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसका अध्ययन करें। फिर इस वीडियो को बार बार देखें ताकि जहाँ विशेषताएं दी गई हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लें, और जब आप समझ लेंगे तब आपको इसे याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं ही इसे लिख लेंगे। आशा है आप सभी इस
हिंदी के कालखंड का लाभ अवश्य उठाएंगे। अगले कालखंड में किसी नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।